उम्मीद करता हूँ सभी लोग आज दिन शुक्रवार शाम के 8 बज गए हैं। आईपीसी की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ मेरी वॉइस अगर मिल रही हो तो मुझे प्लीज़ हिंट कर दें। एम आई ऑडेबल? एम आई ऑडेबल? कोई मुझे हिंट कर दो। एनीवन? एनीवन? एम ऑडेबल? थैंक यू। आई एम ऑडेबल। संजय, कौस्तुभ, स्वाति, कोई मुझे बता दो। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ हैं। आज आप सबको धन्यवाद देने की इच्छा हो रही है। कौस्तुभ जी, आप भी अगर लाइन पे हैं और आप लाइव हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर सुने। सभी ने जो बहुत बड़ी अमाउंट में जो पैसे भेजे हैं ना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मजाक कर रहा हूँ। देखिए, इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार फोर्सफुली कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ आप लाइव क्लासेस अटेंड करिए। क्यों आपको ये बात कहनी पड़ रही है? क्या ऐसा आपसे 2-4 लाख रुपए की फ़ीस ले ली गई है? ऐसा है क्या? या ऐसा है कि हाँ, आपको इन क्लासेस के बदले में कुछ कंपनशिएट करना पड़ता है? अगर ऐसा नहीं है तो ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का एक समग्र प्रयास है, इस समग्र प्रयास में आप सभी जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, आप अपने कान में ईयरफोन लगा के आप चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, दिक्कत जो होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच में दिक्कत मैं आपसे शेयर करता हूँ। दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो अपने व्यस्ततम शेड्यूल से आपके लिए समय निकालते हैं, और जब यहाँ 10, 12, 15 की ऑनलाइन वीविंग होती है तो उन्हें बहुत प्रोत्साहन नहीं मिलता। हम सभी को आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए या किसी और तरह का कोई पारितोषिक नहीं चाहिए। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप कहीं सेटल हों और आपको आपकी जगह जहां आप सेटल हो जाएं, उस जगह पे देख के हमें जो प्रसन्नता होगी उसकी कोई सीमा नहीं है। वो लाखों करोड़ों रुपए से कहीं ज़्यादा होगी। तो बार बार आप लोगों से ये अनुरोध करना, ख़ास तौर से जो एडमिन ग्रुप में जितने भी लोग हैं, बार बार ये कोशिश करते हैं, बार बार ये प्रयास करते हैं कि हाँ, आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। उसके पीछे उनका कोई लाभ नहीं है, कोई उनकी मनोवृत्ति नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि जो टीचर कहीं से भी अरेंज किए जा रहे हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के आ रहे हैं, आपकी क्लास ले रहे हैं, कम से कम उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिले, बस इतनी सी बात है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार का जो लोगो है, जितनी शाखा उतने वृक्ष, सिर्फ इससे चरितार्थ करने के लिए हर कोई प्रयासरत है। आप सभी जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और विद्या ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। बस हम लोग का इतना सा प्रयास होता है। चलिए, कोई बात नहीं, आज आरंभ करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे आपके साथ जो डिस्कशन हुआ था वो सेक्शन 113 आपके साथ डिस्कस किया था। 113 को डिस्कशन मैं आज उसे फिर से रिवाइज कर दूंगा, फिर से रिपीट कर दूंगा। उससे पहले मैं 2 नाम लेना चाहूँगा। एक मिस्टर संजय त्रिपाठी और दूसरा नाम है स्वाति मिश्रा। ये 2 लोगों ने, इन्होंने अबेटमेंट क्वेश्चन का आंसर जो है उसको तैयार किया, और तैयार करने के बाद इसे मुझ तक पहुंचाया। माध्यम बहुत सारे हैं, जब जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये 2 सिनॉप्सिस और इस क्वेश्चन के आंसर लिख के आए। तो सबसे पहले तो संजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो है उसके सिनॉप्सिस का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। जिस किसी दिन मैंने वाइट बोर्ड वगैरह मैं सब कुछ तैयारी कर लिया हूँ, थोड़ी सी असुविधा है। जिस दिन भी मैं वाइट बोर्ड के साथ आपको पढ़ाऊँगा उस दिन सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस बनाना सिखाऊँगा। अगर आप सिनॉप्सिस देखना भी चाहते हैं तो MP जैन की किताब में
जी जी बिल्कुल, एमपी जैन के खिलाफ, सॉरी, एमपी जैन की बुक में कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंग्लिश वर्जन में आप उठा के देखेंगे, वहाँ आपको प्रॉपर सिनॉप्सिस आपको दिख जाएगी। कहीं से भी लाइब्रेरी वगैरह कहीं से भी अरेंज कर लें, और अरेंज करके एक बार सिर्फ उसे देख लें, उसमें सिनॉप्सिस बनाने का तरीका दिया हुआ है। हर एक टॉपिक से पहले सिनॉप्सिस बनी हुई है। एमपी जैन की बुक बहुत स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, और यही वजह है कि उनके हर एक क्वेश्चन के जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसमें सिनॉप्सिस बना के उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिए, और नहीं तो मैं कोशिश करूँगा ही। ठीक है, अब देख लीजिए आप सभी जो लोग लाइन ऑनलाइन हैं, लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैं कोई अपनी बहुत बड़ाई या इन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग अनुज हैं, छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, आप सभी कोशिश करिए। ठीक है, तो सिनॉप्सिस का जो तरीका था वो थोड़ा सा आपने संजय जी, हाँ संजय, संजय जी आपने पूरा का पूरा बेयर प्रोविज़न उसमें मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो बेयर प्रोविज़न ना लिख के सिर्फ और सिर्फ हेडिंग वहाँ मेंशन होती है। ठीक, पहली चीज़ ये। और स्वाति आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा अगर लिखने का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ठीक, बाकी नो डाउट बढ़िया था, अप्रिशिएटेबल था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने जो आपको सेक्शन 113 पढ़ाया था, 113 में, एक सेकंड का समय दे दीजिए मुझे, ताकि बाद में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। ठीक, तो सेक्शन 113 जो आपको पढ़ाया था उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा है, ठीक है, अबेट कर रहा है, और कार्य जो है वो उस अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप ना होकर कोई और परिणाम निकलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ए ने बी को अबेट किया, अबेटमेंट ये किया कि ए जो है वो बी को उपहति पहुंचाए। ठीक, या अबेटमेंट का जो स्वरूप था वो ये था कि ए जो है वो बी को अबेट करता है कि वो सी को घोर उपहति, ग्रेवियस हर्ट पहुंचाए। ठीक है, ए ने बी को अबेट किया कि वो सी को घोर उपहति पहुंचाए। ठीक, अबेटमेंट के इस परिणाम स्वरूप बी ने सी को घोर उपहति पहुंचाई, लेकिन 2 दिनों के पश्चात सी की मृत्यु हो गई। तो सेक्शन 113 अपने आप में यह कहता है कि अगर कोई कार्य किया गया, किसी कार्य की दुष्प्रेरणा किसी अन्य व्यक्ति को की गई, और उस दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप कार्य जो किया गया है उसके अतिरिक्त परिणाम निकल आए, तो अगर ऐसी संभावना है कि वो अतिरिक्त परिणाम जो था वो उम्मीद के अनुसार था, तो दुष्प्रेरक जो होगा, दुष्प्रेरणा करने वाला व्यक्ति जो होगा, वो उसी तरह से लायबिल होगा जैसे कि माना जाएगा कि उसने उसी अपराध की दुष्प्रेरणा की थी। ठीक है, यहां इस इलस्ट्रेशन में अगर ए ने बी को घोर उपहति के लिए दुष्प्रेरित किया और उस दुष्प्रेरणा के अनुसार सी को बी ने घोर उपहति पहुंचाई, उस स्थिति में अगर सी की मृत्यु हो जा रही है तो यह माना जाएगा कि ए ने मृत्यु के लिए ही दुष्प्रेरणा की थी। ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने सिर्फ इसे रिकैप कर दिया, आपको फिर से स्मृति ताजी कर दी। आगे चलते हैं। आज आपका सेक्शन 114 नया सेक्शन होगा। 114 में देखिए, आप अपनी किताब में, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में 114 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अक्सर आपने देखा होगा सेक्शन 34 और 149 यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, आप परीक्षा में लिखते हैं 2 होने चाहिए, यहां 5 होने चाहिए, इस तरह से आप डिफरेंस करते हैं। लेकिन सेक्शन 114 एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत हद तक सेक्शन 34 को अपने साथ ऐड करता है। ठीक है, सेक्शन 114 जो कहता है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति
घटना के समय स्वयं अगर वहां उपस्थित हो जाता है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि मानो उस अपराध को, जिस अपराध के लिए उसने दुष्प्रेरणा की थी, वह अपराध उसने स्वयं किया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। धारा 114 ये कहती है कि अगर ए बी को दुष्प्रेरित करता है, ठीक है, और उस दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप बी कोई अपराध कारित करता है, ठीक है, ए ने दुष्प्रेरित किया बी को और बी कोई अपराध कारित करता है, और अपराध के कारित करते समय अगर ए घटना स्थल पे उपस्थित है तो माना जाएगा कि अपराध स्वयं दुष्प्रेरक ने किया है, ठीक है। देखिए, धारा 34 जब आप पढ़ते हैं, सेक्शन 34 पढ़ते हैं, तो वहां क्या पढ़ते हैं? वहां पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। आप वहां पढ़ते हैं सामान्य आशय क्या है? जब मैंने आपको सामान्य आशय पढ़ाया था उस समय मैंने आपसे कहा था कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 34 में क्या कंटेंट है, क्या एसेंशियल एलिमेंट है? वहां एसेंशियल एलिमेंट है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, दोनों के आशय सामान्य होने चाहिए, ठीक है, और मस्तिष्क का मिलन और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। यही सारे एसेंशियल हैं धारा 34 के। धारा 114 इसमें क्या है? एक व्यक्ति दूसरे को दुष्प्रेरित करता है कि दुष्प्रेरणा के अनुसार दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करता है। कार्य के दौरान अगर पहला व्यक्ति जिसने उसे दुष्प्रेरित किया था वो भी वहां उपस्थित है तो उस उपस्थिति की कारण ऐसा माना जाएगा कि जिसने दुष्प्रेरित किया है उसी ने वह अपराध किया है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। और अपराध में जो व्यक्ति जिसने कार्य किया है उसने, यानी मेन एक्यूज और दुष्प्रेरक, दोनों को पनिशमेंट एक जैसी ही दी जाएगी, ठीक। इसको और थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस सेक्शन 114 के लिए सबसे पहला एसेंशियल जो है, इसके एसेंशियल हैं, वो क्या है कि कार्य दुष्प्रेरणा के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी ए ने बी को दुष्प्रेरित किया हो कि तुम मार दो या मर्डर कर दो या जो भी कुछ हो, ठीक है। दुष्प्रेरणा का कार्य पहले जरूर हुआ होना चाहिए। अगर दुष्प्रेरणा का कार्य नहीं, वहां क्या है, सेक्शन 34 से दिमाग में रख के चलिएगा, सेक्शन 34 और 114 दोनों को पकड़ के चलिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सामान्य आशय सेक्शन 34 में क्या होता है? वहां यह होता है कि दो व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, और विचार विमर्श करने के पश्चात फिर कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। यहां क्या है? यहां अगर सहायता दी जा रही है तो सहायता द्वारा दुष्प्रेरण हो जाएगा, विचार विमर्श हो रहा है तो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 34 में क्या हो रहा है? वहां भी मस्तिष्क का मिलन हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है, वरना जिस दिन आप माता सरस्वती मेरी जिव्या पे विराजे, जिस समय आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पे होंगे और ऐसा कोई सवाल आपके सामने होगा तो तब उस समय ये एक दुष्कर कार्य होगा। तो ये ध्यान रखिए, सेक्शन 114 में दुष्प्रेरणा का कार्य पहले साबित हो जाना चाहिए। सबसे पहला चीज, कार्य की, किसी अपराध की दुष्प्रेरणा की गई है, ये सबसे पहले साबित हो जाना चाहिए। सबसे पहला एसेंशियल इसका यही है, ठीक है। फिर दूसरा एसेंशियल ये है कि जो व्यक्ति दुष्प्रेरित किया है, जो अबेटर है, उसकी उपस्थिति उस घटना स्थल पर होना जरूरी है, ये भी साबित होना चाहिए। ये दो सबसे एसेंशियल पार्ट हैं जो 114 के लिए साबित होना बहुत जरूरी होता है। पहला क्या है? पहला, कार्य मेन एक्यूज जो है, जो मेन अभियुक्त है, उसको दुष्प्रेरित किया जाना चाहिए। यह बात साबित हो जानी चाहिए कि उसे दुष्प्रेरित किया गया है, तब वो ये कार्य कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात,
जो मेन एक्यूज है उसे घटना स्थल पे उपस्थित होना चाहिए। अगर घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति साबित नहीं होती है तो सेक्शन 114 लागू नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगर दंड जो है वो स्पष्ट तरीके से साबित नहीं हो पा रहा है, दंड किसका, जो मेन एक्यूज है। ठीक है, फिर से दिमाग में रखिएगा, ये दुष्प्रेरक है और ये मेन एक्यूज है। दुष्प्रेरक ने मेन एक्यूज को दुष्प्रेरित किया, तब उसने अपराध किया। ठीक है, तो अगर मेन एक्यूज का या दुष्प्रेरक का अपराध साबित नहीं हो पा रहा है, दंड की सीमा समझ में नहीं आ रही है, तो मेन एक्यूज को जो पनिशमेंट दी जाएगी वही पनिशमेंट अबेटर को भी दी जाएगी। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो अंतिम 5-10 मिनट में इस पे फिर से आप मुझे पूछिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक, इन दोनों केसेस में वीरेंद्र कुमार घोष सेक्शन 34 पोस्ट मास्टर केस जो है, ठीक है, सेक्शन 34 पे इस मैटर को सबसे पहले लाया गया और सेक्शन 114 और सेक्शन 34 दोनों में क्या डिफरेंस है इसे क्लियर किया गया। ठीक है, इसके बाद दुष्प्रेरणा के कार्य में सबसे पहली चीज यह है कि अगर दुष्प्रेरणा का कार्य कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और अपराध कारित होने से पहले दुष्प्रेरणा का कार्य जो है वो अपने एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट कंडीशन में हो गया हो, मैं आपसे कहता हूं कि सी की आप हत्या कर दो। ठीक, अब मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, मैंने पूरी तैयारी, जो कुछ मुझे आपसे कहना था मैंने आपसे कह दिया। अब मेरे इस प्रोवोकेशन या अबेटमेंट के कारण आप हाथ में बंदूक लेके सी की हत्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, आपके पीछे पीछे मैं भी आपके साथ आता हूं और मैं कहीं अगल बगल दूर खड़ा हो जाता हूं। किस लिए खड़ा हो जाता हूं? सिर्फ इसलिए कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा या आपको कोई सूचना दे दूंगा। ऐसी स्थिति में ये जो मैं सहायता करने के लिए आसपास खड़ा हूं, ये सारी परिस्थिति जो है वो धारा 114 के अंतर्गत आएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहला एसेंशियल है कि दुष्प्रेरणा का अपराध की दुष्प्रेरणा किया गया है ये साबित हो जाना चाहिए। अगर साबित नहीं होता है तो ये सीधे सेक्शन 34 में चला जाएगा और अगर साबित हो गया तो सेक्शन 114 में आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या चीज है? दूसरा यह है कि घटना के समय जो दुष्प्रेरक है, जो अबेटर है, वो वहां पर होना चाहिए, उसकी उपस्थिति कंपल्शन है। ठीक है, अब उपस्थिति जो है वो अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। उपस्थिति सिर्फ शरीर उपस्थिति से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आसपास वो खड़ा होके चौकीदारी कर रहा है या किसी अन्य प्रकार से कोई सुविधा देने की व्यवस्था कर रहा है तो उस कंडीशन में भी ये माना जाएगा कि अबेटर जो है वो घटना स्थल पर उपस्थित था। ठीक है, अगर मान लो व्यक्ति दुष्प्रेरणा करता है और वो उस घटना स्थल पे नहीं जाता है तो आपकी सेक्शन 109 लागू हो जाएगी। और अगर दुष्प्रेरणा करने के बाद, अबेटमेंट करने के बाद वो घटना स्थल पे उपस्थित है तो सेक्शन 34 लग जाएगा और अगर 114 लग जाएगा। और अगर दुष्प्रेरणा साबित नहीं होती है और व्यक्ति उस घटना स्थल पर उपस्थित है तो सेक्शन 34 लागू होगी। इसका थोड़ा सा इसका चेन देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि अबेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार जुडिशरी की परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में जिसमें आपने लॉ सब्जेक्ट रखा है, अबेटमेंट आपको मिल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अबेटमेंट से आप अछूते रहें। तो ये महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे जरूर देखें। अब सेक्शन 34 और 114 में जो
स्पष्ट रूप से अंतर बताया गया है। वो अंतर जो है वो ये है कि धारा 34 में, सेक्शन 34 में, थैंक गॉड, सेक्शन 34 में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो हैं वो विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के पश्चात अपराध के लिए मानसिक रूप से वो तैयार होते हैं, ठीक है, और घटना को घटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 34 यही है, ठीक है। मस्तिष्क का पूर्व मिलन होता है, मस्तिष्क का पूर्व मिलन होता है और मस्तिष्क के पूर्व मिलन के बाद घटना को अपने अंतिम दौर तक ले जाया जाता है। सेक्शन 34 का सबसे टिपिकल पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि मेन अपराध जो है वो किसने किया है वो स्पष्ट नहीं हो पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मान लो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, किसी की हत्या करने के लिए सेक्शन 34 में वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और किसने गोली चलाई या किसने पत्थर पहले मारा या पहले किसने लाठी से प्रहार किया, इसका स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि या तो वहां घटना का विक्टिम होगा और या तो एक्यूज होंगे। विक्टिम तो अब इस स्थिति में है नहीं कि वो कुछ बता सके और एक्यूज कभी कन्फेस करेंगे नहीं। इस कारण से एक्चुअल जो ऑफेंडर है, मुख्य अपराधी कौन है, मुख्य अभियुक्त कौन है, ये स्पष्ट हो पाना मुश्किल होता है। और ऐसी दशा में जितने भी सेक्शन 34 में जितने भी एक्यूज शामिल होंगे उन सभी को एक जैसे दंड जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्शन 104 जो है, सॉरी 114 जो है, उसमें घटनास्थल जो है, अगर वहां पर कोई कार्य नहीं किया गया, किसके द्वारा? अबेटर के द्वारा। अगर कोई कार्य नहीं किया गया तो वो फिर 114 में कंसीडर होगा, सेक्शन 34 में कंसीडर नहीं होगा। थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा समस्या है, फिर से इसे एक बार समझ लें। सेक्शन 34 में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर विचार विमर्श करके किसी घटना को, किसी अपराध को करने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 114 में एक अबेटर होता है और एक मुख्य अभियुक्त होता है। अबेटर जो होता है वो अबेटमेंट करता है, अबेटमेंट होना जरूरी है, और अबेटमेंट करने के बाद जिसे हमने प्रेरित किया है, दुष्प्रेरित किया है, वो व्यक्ति, जिसे दुष्प्रेरित किया है वो व्यक्ति उस घटना को अंजाम तक पहुंचाता है। और अंजाम तक पहुंचते समय, घटना के घटित होते समय दुष्प्रेरक भी अगर वहां उपस्थित है और अगर उसने कोई कार्य नहीं किया है, सेक्शन 34 में क्या है? सक्रिय योगदान होना चाहिए। सेक्शन 114 में क्या है? सक्रिय योगदान नहीं होता है, बस अबेटमेंट पहले कर दिया जाता है और घटना स्थल पर उपस्थित रहा जाता है, ठीक है। ये सेक्शन 34 और 114 में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी जुड़े हुए हैं, जिसको कोई डिस्कशन में कोई दिक्कत होगी वो फिर से मुझे पूछ लेगा। जी, ठीक है। तो सेक्शन 114 में उपस्थित रहना पर्याप्त है। उपस्थिति जरूरी नहीं है कि वहीं पर हो। अगर ए बी को दुष्प्रेरित करता है कि वो सी की हत्या कर दे और बी सी के घर में घुसता है, ए जो दुष्प्रेरक है वो घर के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, उस कंडीशन में ऐसा माना जाएगा कि ए की उपस्थिति उसी घटना स्थल पर ही है और जो हत्या का अपराध होगा उस अपराध के लिए माना जाएगा कि स्वयं अभियुक्त के साथ साथ अबेटर भी उस घटना का बराबर हिस्सेदार है, ठीक है। ये सेक्शन 114 है। एक्टिव पार्टिसिपेशन 34 में ज़रूरी है। 114 में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो कंपेयर देन 34 कम होता है, और अगर बराबर का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया तो 114 ना लग के सेक्शन 34 लग जाएगा,
ठीक। सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 CRLJ 4499 SC, सेक्शन 114 और सेक्शन 34 को डिफरेंशिएट करने के लिए ये एक लीडिंग को केस लॉ है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो सेक्शन है सेक्शन 115। सेक्शन 115 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अपराध दुष्प्रेरित किया गया है, ठीक है, और ऐसे अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित है। सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 CRLJ 4499 SC, ठीक है। सेक्शन 115 जो है वो ये कहती है कि कोई अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, उस अपराध की अगर दुष्प्रेरणा की जा रही है, किसकी दुष्प्रेरणा की जा रही है? कैपिटल पनिशमेंट से मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ठीक है। अगर इस दंड से दंडनीय कोई अपराध का दुष्प्रेरण किया जा रहा है, तो अब अगर दुष्प्रेरित कार्य नहीं किया जाता है, अब जो सेक्शन है उनमें 3 कंडीशन बनेंगी। एक, अगर किया जाता है तो क्या पनिशमेंट होगी, दूसरा अगर नहीं किया जाता है तो क्या पनिशमेंट होगी, और तीसरा लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट अगर दुष्प्रेरक या जो जिसे दुष्प्रेरित किया जा रहा है वो दोनों में से कोई भी सेक्शन 114 का लीडिंग क्वेश्चन है ये सिद्धार्थ वाला, ठीक है। और इसमें सेक्शन 34 को भी कंसर्न किया गया है कि कैसे दोनों में अंतर किया जाए, ठीक। तो मैं बात कर रहा था सेक्शन 115 की। सेक्शन 115, 16, 17, 18, 19 और 20, अब जो सेक्शन चलेंगे आगे वो पनिशमेंट और पनिशमेंट की क्या क्वांटिटी है, ये इस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेक्शन 115 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास के अपराध की दुष्प्रेरणा करता है, ठीक है, अगर आपराधिक कार्य नहीं किया जाता है तो क्या पनिशमेंट होगी, और अगर कर दिया जाता है तो क्या पनिशमेंट होगी, इन दोनों बातों के बारे में सेक्शन 115 बात करता है, ठीक है। तो पहले एक पकड़ते हैं, अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दुष्प्रेरणा की गई है और कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है, ऐसा दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरक द्वारा नहीं, जो जिसे दुष्प्रेरित किया गया है उसके द्वारा नहीं किया जाता है, तो 7 वर्ष का दोनों में से किसी भी भांति, या तो कठिन या साधारण, दोनों में से किसी भांति का कारावास या जुर्माना, साथ में जुर्माना भी, ठीक है, 7 वर्ष। अपराध जब नहीं किया गया है, दुष्प्रेरणा तो की गई है लेकिन हमने जिसे दुष्प्रेरित किया उसने वो कार्य नहीं किया, ठीक, 7 वर्ष। और अगर जो दुष्प्रेरणा की गई है उसके कंसर्न में अगर कोई कार्य कर दिया जाता है तो ऐसे दुष्प्रेरित जो एबिटर है उसका दंड जो होगा वो 14 वर्ष तक का होगा। ये कठोर भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है और इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। फिर से एक बार धारा 115 समझ लें। ए बी को सी की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, ठीक है, ये ए हैं, ये बी हैं और ये सी हैं। ए बी को सी की
हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। अगर बी ने वो कार्य नहीं किया तो ए को 7 वर्ष तक साधारण या कठिन कारावास का दंड हो सकता है, साथ में जुर्माना हो सकता है। ठीक है। और अगर बी ने वो कार्य कर दिया, ठीक है, तो उस दशा में ए की जो पनिशमेंट होगी वो तो होगी, वो फैक्ट और सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। लेकिन अबेटर जो होगा उसकी पनिशमेंट 14 वर्ष तक की होगी, और ये 14 वर्ष का कारावास या तो कठिन होगा या साधारण होगा, और इसके साथ जुर्माना भी हो सकेगा। ठीक है। अगर क्लियर है तो थम्स अप, और नहीं क्लियर है तो फिर से बताऊं। चलिए, सेक्शन 116 धारा 116 याद करिए, जब मैंने आपको सेक्शन 57 पढ़ाया था, ठीक है, सेक्शन 57 याद करिए, उस समय मैंने आपको सेक्शन 57 में 2 सेक्शन आपको मेंशन कराए थे। पहला सेक्शन था सेक्शन 116 और दूसरा सेक्शन था सेक्शन 511। ये 2 सेक्शन मैंने 57 के साथ आपको मेंशन कराए थे। ठीक है। अब सेक्शन 57 अगर आपके सामने बेयर हो तो जल्दी से पलट के देख लीजिए। सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर दंड की भिन्ने, हिंदी में बोल रहा हूं, दंड की भिन्ने, ठीक, की कंडीशन में आजीवन कारावास जो होगा वो 20 वर्ष तक का होगा। ठीक, पलट के देख लीजिए जल्दी से सेक्शन 57। ठीक है। तो सेक्शन 57 2 कंडीशन में काम आता है, पहला सेक्शन 116 और दूसरा 511। इन दोनों कंडीशन में सेक्शन 57 काम आता है। तो वही सेक्शन 116 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। 116 जो है वो ये कहता है कि अगर सिर्फ कारावास से दंडनीय अपराध है, सेक्शन 115 कौन सा था? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। सेक्शन 116 क्या है? केवल और केवल कारावास। ठीक है। ऐसे आपको मेमोराइज भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो सेक्शन 116 कारावास से दंडनीय अपराधों की दुष्प्रेरणा के संबंध में बात करता है। ठीक। अब इस पे 2 कंडीशन है। अगर कारावास से दंडनीय अपराध की दुष्प्रेरणा की गई है और दुष्प्रेरणा के अनुक्रम में वह कार्य नहीं किया गया है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। और अगर कर दिया गया है, अगर नहीं किया गया है तो अपराध जो होगा वो मूल अपराध का, जो अपराध, जिस अपराध की दुष्प्रेरणा की गई है उसका 1/4 होगा, अगर नहीं किया गया है तो। ठीक है। और अगर कार्य कर दिया गया है तो 1/2 होगा। ठीक। अब मान लीजिए ये ए हैं, ए ने बी को चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया। ठीक है। दुष्प्रेरणा के अनुक्रम में बी ने चोरी करने से मना कर दिया, तो अब ए का अपराध कितना होगा, उसका पनिशमेंट कितना होगा? 3 साल मैक्सिमम है चोरी के लिए। तो अब यानी 3 साल का 1/4 का दंड ए को मिल सकता है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। तो 9 माह, 9 चौक 36 बातें, हाँ, 9 माह की सजा अबेटमेंट के लिए ए को मिल सकती है। और अगर बी ने वो चोरी कर दी, इस दुष्प्रेरणा के अनुक्रम में अगर चोरी कर दी है, तब चोरी का जो दंड होगा इसको तो अलग मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अबेटर को सिर्फ कारावास से चूंकि चोरी दंडनीय है, तो अबेटर को यानी ए को
जो दंड है मैक्सिमम यानी 3 साल का, उसका 1/2 यानी 18 महीने का कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। और कारावास किसी भी प्रकृति का हो सकता है, या साधारण हो सकता है या सश्रम हो सकता है, कठोर हो सकता है। ठीक है। अब अगर दुष्प्रेरक जो है या दुष्प्रेरी, अबेटर, दोनों में से कोई भी, या तो ये दोनों अगर लोक सेवक हैं, ठीक है, दोनों अगर लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट है, दोनों में से कोई भी, या तो ये पब्लिक सर्वेंट है या तो ये पब्लिक सर्वेंट है, तो उस कंडीशन में जो पनिशमेंट होगी वो मूल पनिशमेंट का 1/2 होगा। ठीक है। देखिए, जो लोक सेवक होते हैं उनको सामान्यतः ऐसे अपराधों में दंड की चीज़ें जो हैं, दंड की मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। उसके पीछे वजह यह है कि एक परसेप्शन होता है सोसाइटी में। परसेप्शन ये होता है कि जो लोग विधि को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और विधि अपराध को रोकने की प्रक्रिया में शामिल हैं, अगर वही अपराध या अपराधियों के साथ हो जाएंगे तो कानून व्यवस्था संभल नहीं पाएगी, इसलिए उनकी दंड की मात्रा सामान्य तौर पे थोड़ी सी ज्यादा होती है। मोल पनिशमेंट नहीं, मूल जो बेसिक पनिशमेंट होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट। ठीक है। सेक्शन 117 धारा 117 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों के दुष्प्रेरणा के संबंध में बात करती है। ठीक है। या तो 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को दुष्प्रेरित किया जा रहा है, या किसी समूह या किसी वर्ग को अगर दुष्प्रेरित किया जा रहा है तो धारा 117 उसके बारे में बात करती है। धारा 117 जो है वो अगर ऐसे अपराध की दुष्प्रेरणा की जा रही है तो 3 वर्ष तक के कारावास, ठीक है, जो या तो साधारण हो सकता है या कठोर हो सकता है, दोनों में किसी भी भांति का हो सकता है, कठोर या साधारण कारावास प्लस जुर्माने की बात करता है। यानी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग या समूह, इनको अगर दुष्प्रेरित किया जा रहा है किसी अपराध को कारित करने में, तो 3 वर्ष तक का सश्रम या साधारण कारावास प्लस जुर्माना। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि हाँ वो जनता को भड़का रहे हैं, भीड़ को भड़का रहे हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है, वो एक माइक लेके लोगों को संबोधित करता है कि हाँ जेड नाम के व्यक्ति का घर जला दो और वो जो है वो समाज के लिए हानिकारक है, और समूह या भीड़ जो है वो उस व्यक्ति का घर जला देती है। तो यहाँ समूह या भीड़, भले उसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, उनको दंडित ना किया जा सके, लेकिन अबेटमेंट जो कर रहा है ए, उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कठोर या साधारण कारावास या जुर्माना की पनिशमेंट दी जा सकती है। ये आपकी धारा 117 बात करती है। सेक्शन 118 धारा 118 जो है वो बात करती है कि अगर कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, ठीक है, और उस अपराध को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, जो अबेटर है या जो अपराध कर रहा है उसको फैसिलिटेट करने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक, तो अगर अपराध कर दिया जा रहा है, फिर से इसे समझ लीजिए, अबेटमेंट जो होता है वो आपको मैंने शुरू में बताया 3 तरीके से होता है, सहायता द्वारा, फिर षड्यंत्र द्वारा, उकसाने द्वारा, ये 3 तरह से होता है। ठीक है। तो अगर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण हो रहा है तो ये सेक्शन 118 सहायता द्वारा दुष्प्रेरण की बात के बारे में कहता है। ठीक है। तो क्या है, अगर किसी मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को
सहायता दी जा रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, और अगर उस फैसिलिटेट करने में अगर अपराध कारित कर दिया जाता है उस कंडीशन में, और अपराध ना कारित किया जाए उस कंडीशन में, अगर कारित कर दिया जा रहा है तो 7 वर्ष तक की कठिन या साधारण कारावास साथ में जुर्माना का दंड दिया जा सकेगा, अगर अपराध कारित किया जा रहा है। ठीक है, और अपराध अगर नहीं कारित किया जा रहा है तो ये सजा 3 वर्ष तक की होगी। ठीक है, 3 वर्ष तक का साधारण या कठोर कारावास या जुर्माना। ठीक है, सिंपल सा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई ऐसा अपराध जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है, ठीक है, उस अपराध को कारित करने के लिए अगर कोई व्यक्ति फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, सुकर बनाता है, उस कंडीशन में अगर अपराध कारित कर दिया जाता है तो 7 वर्ष, और अपराध नहीं कारित किया जाता है तो 3 वर्ष प्लस जुर्माना, और सजा का प्रारूप जो होगा या तो साधारण होगा या सश्रम होगा, किसी भी भांति का हो सकता है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 119। 119 जो है वो पब्लिक सर्वेंट के लिए मेंशन है, लोक सेवकों के लिए है। इसमें 3 कंडीशन की बात होती है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट अगर किसी अपराध को फैसिलिटेट करता है, सुकर बनाता है, इजी गोइंग करता है, ठीक है, क्यों? जब उसका कार्य जो है वो अपराध को रोकना है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के बारे में ये दिमाग में रखिएगा, ये बात उसी पब्लिक सर्वेंट के लिए लागू होती है जिसका कार्य अपराध को रोकना है। ठीक है, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई टीचर है, ठीक है, वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा, सरकार से सैलरी पाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अभिलेख बनाता है, मार्कशीट बनाता है, वगैरह वगैरह, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो जो ऐसा लोक सेवक जिसका कार्य अपराध को रोकना है, ये बात सेक्शन 119 उसी के लिए लागू होगी जिसका कार्य अपराध को रोकना है। अगर वो अपराध को रोकने के बजाय अपराध को फैसिलिटेट करता है, अपराधी को फैसिलिटेट करता है, अपराध की प्रक्रिया को सरल बनाता है, सुकर बनाता है, उस कंडीशन में अगर अपराध हो जाता है, घटना हो जाती है, तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो साधारण हो चाहे वो सश्रम हो, जो उस अपराध के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, मैक्सिमम उसका आधा, हाफ प्लस जुर्माना। ठीक है, जैसे ए जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका काम है चोरी और अपराधों को रोकना। एक चोर जो है वो एक दुकान का ताला तोड़ रहा है और वो इंस्पेक्टर साहब जो है वो दूसरी तरफ मुंह घुमा के चले गए, तो क्या है, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, अपराध रोकना उनका काम है लेकिन वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो चोरी हो रही है, तो चोरी के अपराध यानी 3 साल, उसका मैक्सिमम 3 साल, उसका आधा यानी 18 महीने तक के लिए दंडित किया जा सकता है। ये अपराध होने की दशा की बात कर रहा है। और अगर अपराध नहीं होता है तो यही 1/4 हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये फ्रिक्शन की जो बात आपने ये जो की है, इसी फ्रिक्शन की बात सेक्शन 57 में की गई है। इसीलिए मैंने सेक्शन 57 पढ़ाते समय बहुत जोर देके इस बात को कहा था। पुराना वीडियो अगर हो तो आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ कि अपराध हुआ है तो आधा, अपराध नहीं हुआ है तो 1/4। ठीक, और अगर ऐसा अपराध, ये तो साधारण अपराधों की बात हो गई, और अगर ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हुआ तो उस कंडीशन में 10 वर्ष तक का कठोर या साधारण कारावास या जुर्माना। ठीक है, ये 3 कंडीशन सेक्शन 119 में मेंशन है। कौन कौन सी हैं? लोक सेवक,
जिसका कार्य अपराध को रोकना है, उसने अपराध को रोका नहीं बल्कि उसे फैसिलिटेट किया, सुकर बनाया, इजी गोइंग बनाया। उस कंडीशन में अगर अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय था तो उस कंडीशन में 10 वर्ष साधारण या कठोर दोनों हो सकता है प्लस जुर्माना। अगर सिर्फ कारावास से दंडनीय था और अपराध नहीं कारित किया गया, फैसिलिटेट किया लेकिन अपराध फाइनली कारित किया ही नहीं गया, उस कंडीशन में जो दीर्घतम होगा, मैक्सिमम होगा, उसका 1/4, और अगर अपराध कारित कर दिया गया तो उसका 1/2। ठीक, जुर्माना इसके साथ एडिशनल है। यह हुआ आपका सेक्शन 119। और सेक्शन 120 जो है वो कारावास से दंडनीय सामान्य व्यक्ति के बारे में बात है। ठीक है, वो लोक सेवक के लिए था, यहां सामान्य व्यक्ति के लिए। कारावास से दंडनीय मामलों में अगर कोई व्यक्ति फैसिलिटेट कर रहा है, सुकर बना रहा है, इजी गोइंग बना रहा है, उस कंडीशन में अगर कार्य कर दिया गया है तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसका 1/4, और अगर नहीं किया गया है तो दीर्घतम पनिशमेंट यानी मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/8 हिस्सा प्लस जुर्माना, ये दंड दिया जा सकेगा। फिर से एक बार दिमाग में चीजों को समराइज करिए। सेक्शन 15, 115, 16, 17, 18, 19 और 20, ये 6 सेक्शन जो हैं वो केवल अपराध के, यानी अपराध कौन सा, दुष्प्रेरण का अपराध। और दुष्प्रेरण कैसे कैसे हो सकता है, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। ठीक है, तो 115, 116, 117, 118, 119, 120 ये पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं कि किसमें कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसी वजह से सेक्शन 57, 116, 17, 18, 19, 20 के साथ को रिलेट करते हैं। वहीं सेक्शन 114 और सेक्शन 34 ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। इन दोनों में अंतर जो है वो इतना है कि सेक्शन 34 में स्टार्ट से, बिगिनिंग से अंतिम तक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और सेक्शन 114 में या तो पहले एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है, उसके बाद जो अबेटर है वो अब शांत हो जाता है, केवल घटना स्थल पर वो उपस्थित हो जाता है ताकि कोई अपरिहार्य स्थिति होने पर वो स्थिति को अपने हाथों में संभाल ले। ये सेक्शन 34 और 114 का मेन डिफरेंस है। ठीक है, अगले अभी आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, आप सभी बने रहिएगा, थोड़ी अपनी उंगलियों को तैयार कर लीजिए। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट खेलते हैं। ठीक है, कम से कम ये है कि आपने अब तक 3 बड़े पार्ट पढ़ लिए हैं जो आईपीसी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वो 3 महत्वपूर्ण हिस्से आपने पढ़ लिए हैं। पहला हिस्सा जर्नल एक्सेप्शन का, आपने एक्सेप्शन पढ़ लिया सेक्शन 76 से 96 तक। ठीक है, दूसरा हिस्सा 96 से 106 तक आपने पढ़ लिया प्राइवेट डिफेंस का, और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आपने पढ़ लिया 107 से लेके 120 तक। ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से आपने पढ़ लिए, और विश्वास मानिए जिस दिन आप अपना पीटी दे रहे होंगे या मेंस दे रहे होंगे, इन तीनों खंडों में से 1 या 2 क्वेश्चन मेंस में आपको मिलना ही मिलना है। और पीटी में तो इतने में से कम आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना है। ठीक है, चलिए अपनी उंगलियां तेज कर लीजिए और फोन को थोड़ा ठीक से पकड़ लीजिए। इंडस वैली केस किस केस को इस नाम से जाना जाता है? इंडस वैली केस।
मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। इंडस वैली केस इस नाम से किस वाद को जाना जाता है? अभी आपके ऑप्शन मिले नहीं। यस यस संजय, वेरी गुड। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, यस वेरी गुड। ये केस इसलिए लीडिंग है क्योंकि इसी केस में ये बात कही गई थी कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य दोनों में बहुत पतली रेखा का अंतर है, बहुत महीन फाइन लाइन का डिफरेंस है। अगर इसे हम क्लिस्टर सही तरीके से नहीं देखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इस केस में दिया गया था। कोई मुझे बताएगा इस केस के जज न्यायाधीश का नाम क्या था? इंडस वैली केस में जो मुख्य न्यायाधीश थे, कोई मुझे बताएगा उनका नाम क्या था? मैंने जब ये पढ़ाया था तो आपको नाम मेंशन किया था। और आ चुका है एमसीक्यू में, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई मैं नया नहीं पूछ रहा हूं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या था? बताइए, जल्दी बताइए। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। समनर, यस सर माधवन नायर। लॉर्ड समनर जो हैं वो वीरेंद्र घोष वर्सेस एम्परर केस के न्यायाधीश थे। ये इस तरह के सवाल भी खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड समनर जो हैं वो वीरेंद्र घोष वर्सेस एम्परर केस में उसमें न्यायाधीश थे। सर माधवन नायर महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस के न्यायाधीश थे। सेक्शन 34 में जो वर्ड ऐड किया गया है, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में, क्लास में मैंने ये बताया था, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ठीक है। ये वर्ड कब जोड़ा गया? सेक्शन 34 में सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में, ये शब्द आईपीसी के सेक्शन 34 में कब जोड़ा गया? एनीवन, कोई भी? यस संजय, वेरी गुड। 1870 में जोड़ा गया, बहुत अच्छे, शाबाश। पोस्टमास्टर केस, पोस्टमास्टर केस किस केस को इस नाम से जाना जाता है? पोस्टमास्टर केस। यस, एक्ट नंबर 27, यस, ठीक है। हाँ बताएं, पोस्टमास्टर केस। अरे बहुत इजी है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। वीरेंद्र घोष है, वीरेंद्र शाह नहीं है, वीरेंद्र घोष वर्सेस एम्परर। यस, वेरी गुड। रेक्स वर्सेस लेबिटेट, रेक्स वर्सेस लेबिटेट, रिपीट कर रहा हूं, रेक्स वर्सेस लेबिटेट का केस, रेक्स वर्सेस लेबिटेट का केस किस सेक्शन से रिलेटेड है? रिपीट कर रहा हूं, रेक्स वर्सेस लेबिटेट का केस किस सेक्शन से रिलेटेड है? ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन है आपके 67, 68, 69, सॉरी 76, 78, 79, 80, चार ऑप्शन है आपके।
रेक्स वर्सेस लेबिटेट 76, 77, 78 और 79, इन चारों में से किससे रिलेटेड है? यश दिव्यांशी, ठीक है, राइट आंसर सेक्शन 76, तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एस तुबाचेतिया, एस तुबाचेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, एस तुबाचेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, एस तुबाचेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। यस, आंसर 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 जल्दी से। एस तुबचेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। ऑप्शन दूं? सेक्शन 81, 82, 83, 84। 81, 82, 83, 84। एस तुबचेतिया, एस तबुचेतिया वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। 84, यस, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। 84, 84 से है, चित्त विकृति से है सेक्शन 84, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है। ये थोड़ा सा, यस यस, 84, 84 मोजम, 84 नॉट 81, ओके। 84 चित्त विकृति, अनसाउंड माइंड से रिलेटेड है। चलिए, कल आपके साथ मैं सेक्शन 120A से स्टार्ट करूंगा। आज आपके साथ थोड़ा सा समय था तो ये फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट जो है वो थोड़ी देर के लिए खेल लिया, आपको जागृत करने के लिए। देखिए, आप सभी थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, बहुत पुराना एक वो है, दोहा है या छंद है, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, ठीक है। यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें इजी गोइंग हो जाएगी। विश्वास मानिए, कभी मैं भी आपके जैसा ही था। कोई व्यक्ति इन माँ के गर्भ से कोई कंप्लीट होके नहीं पैदा होता। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना अटेंशन आप देंगे, उतनी ही ज़्यादा फ्लुएंसी और उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट आप होंगे। और आज विधि की क्षेत्र में, मतलब कहा यह जाता है कि वकील जो मेल होते हैं, मेल वकीलों की शादी नहीं हो पाती, कहा यह जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वकालत और LLB प्रोफेशन जो है वो आज अपनी गरिमा खो दिया है। वास्तविकता ये है, उसके पीछे वजह भी हम आप हैं। हम आप वजह इसलिए हैं क्योंकि हम वकालत या पढ़ाई या कानून को इतना महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। तो यही वजह है जिसने आज डिग्निटी खो दी है। वरना एक समय ऐसा था कि हर माँ अपने बच्चे को बैरिस्टर बनाने के लिए ख्वाब देखा करती थी। हम पढ़ते नहीं हैं, हम नॉलेज कलेक्ट नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है, रिज़ल्ट ये है कि आज सोसाइटी में एडवोकेट्स, वकील और लीगल फील्ड का धीरे धीरे करके पूरा का पूरा सिनेरियो ख़राब हो गया है। तो पढ़िए, गरिमा बनी रहे। और इस फील्ड से ज़्यादा बेहतरीन कोई फील्ड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से निकल के आप भारत के राष्ट्रपति तक की योग्यता धारित करते हैं। एक एडवोकेट जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति तक बनने की क्षमता रखता है। एक न्यायाधीश हाई कोर्ट में, न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में, मतलब द स्काई इज नो लिमिट।
लेकिन बस अंतर इतना है कि हमारे पंख कितने मजबूत हैं, हमारी उड़ान कितनी तेज है और कितना ऊपर हम जा सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और कोशिश करिए लगातार, धीरे धीरे एंजॉय भी करिए। लाइफ है, अभी आप जिस दौर में हैं वहाँ पर बहुत कुछ है जीवन के लिए। गाने सुनिए, मूवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमिए, टहलिए, डिस्कस करिए, बातें करिए। लेकिन जब ये सब करके आप थोड़ा अपने आप को फ्री महसूस करें, आपका माइंड जो है वो हेल्थी महसूस करे, तो पढ़ाई पे भी आप जोर दें। और कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की लाइव क्लासेस का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लाभ उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं 8 बजे।